हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर रहेगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लेक्चर नंबर फर्स्ट। और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि जो यूनिट एंड मेजरमेंट हैं उसके बीच में एक या दो लेक्चर हमारे मिस हो गए और उनको हम सर्च कर रहे हैं तो मिल नहीं रहे। तो आज मैंने यानी आप इस वीडियो को देख रहे हो 1 जून को, तो मैंने 31 मई को एक लिंक शेयर किया है। यह यूनिट एंड मेजरमेंट का जो लिंक अब मैंने शेयर किया है उसमें आप कोई भी वीडियो चलाओगे तो उसके नीचे राइट साइड में जो एरो होती है उस पर क्लिक करोगे तो उस चैप्टर के जितने भी लेक्चर हैं वो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड विद द नेम ऑफ टॉपिक। तो आप वहाँ से अगर कोई पार्ट आपका रह गया हो तो उसको कवर करें। आज हम पढ़ रहे हैं तो यूनिट फर्स्ट थी, उसमें 2 चैप्टर थे, फिजिकल वर्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है, सेकंड चैप्टर होता है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, एक यूनिट में 2 चैप्टर थे आपके। अब जो आपकी सेकंड यूनिट है ये है आपकी काइनेमेटिक्स, जिसमें भी 2 चैप्टर हैं। और कुछ बच्चों के पास अगर कोई और बुक हो तो उसमें 3 से 4 चैप्टर भी हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक आपके काइनेमेटिक्स जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर उसका यानी टोटल अगर काउंट करें पीछे से तो चैप्टर नंबर 3 है, और अगर काइनेमेटिक्स का चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एज इट इज जो भी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे सारी की सारी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो आज हम इसका एक बेसिक लेक्चर या बेसिक वीडियो मैं लेके आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको क्लियर करेंगे। बाकी सब कुछ इसमें जो भी आएगा वो आपका पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन और उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को पढ़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। उस ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स। तो नोट कर लीजिए सभी, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with the study of motion of the object and equilibrium states of the object in the presence of many number of external forces। नोट किया? नहीं किया तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा एक बार सुन के इसको नोट जरूर कर ले, क्योंकि मैं बोर्ड पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए, अब इसमें एक वर्ड आया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें आया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। कब? जब उसके ऊपर बहुत से नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हो। इट मीन्स जो उसकी इनिशियल स्टेट थी वो एज इट इज रहे, चाहे उसके ऊपर हम कितने भी फोर्स लगा लें, तो उस स्टेट को बोलते हैं उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। इवन मैनी नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड और एक्सर्ट बाय दैट ऑब्जेक्ट, चाहे उसके ऊपर कितने भी फोर्सेस लग रहे हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? उसकी स्टेट नहीं बदलनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। एक जैसा, एक जैसा, चाहे वो रेस्ट में हो और चाहे वो मोशन में हो।
चाहे उसके ऊपर कितने भी फोर्सेस लग रहे हो और चाहे कोई भी फोर्स ना लग रहा हो। तो इस तरह से हम इस मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के मोशन और उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जो आता है आपका, ये इक्विलिब्रियम आएगा स्पेशल आपका अलग से, तो उस टाइम पे मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर आपकी नोट करवाऊंगा। अभी हम केवल और केवल मैकेनिक्स के पार्ट पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स की डेफिनेशन हमने नोट कर ली है। अब आता है स्टैटिक्स। तो देखिए मैकेनिक्स की टोटल 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, सेकंड वन इज काइनेमेटिक्स एंड थर्ड वन इज डायनेमिक्स। तो मैकेनिक्स को टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है आपकी स्टैटिक्स। नाम से पता चल रहा है स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, यानी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उनकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। तो नोट कर लीजिए, स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deals with the study of the objects in equilibrium under the action of external forces, under the action of external forces। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में जो भी ऑब्जेक्ट हैं या बॉडीज हैं उनको डिस्कस करते हैं जिस ब्रांच में, वो है आपकी स्टैटिक्स। Next one is kinematics. It is that branch of mechanics in which we deals with the study of motion भी कौन सा, मैकेनिकल मोशन of the object without taking in account the causes of that motion। नोट कीजिए इसको। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द मैकेनिकल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। यानी ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के केवल और केवल मोशन की स्टडी करते हैं। वो मोशन किसके कारण है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो ये है आपकी काइनेमेटिक्स। उसके बाद है डायनेमिक्स। तो जैसे 1 बाय 1 हम बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम स्टेट को पढ़ा, यहाँ पे मोशन को पढ़ा और यहाँ पे मोशन और साथ में उसके कॉज। तो ये क्या है आपकी, it is that branch of mechanics in which we deals with the study of mechanical motion of the objects with knowing the cause of that motion is known as dynamics। But in this chapter we only discuss the kinematics। इस चैप्टर में हम केवल और केवल किसको डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स को। ठीक है, आपका जो 11th का जो सिलेबस है उसमें डायनेमिक्स वाला पार्ट है नहीं, केवल और केवल क्या है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो हम मैकेनिक्स में जो ये आपकी यूनिट है इसको काइनेमेटिक्स का नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि डायनेमिक्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, इस यूनिट में नहीं पढ़ेंगे। वो अलग से पहले लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़ने के बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो केवल और केवल किस में क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो आइए 1 बाय 1 अब काइनेमेटिक्स में शुरुआत आपकी कहाँ से होती है। देखिए, मैं अकॉर्डिंग टू बुक ना चल के अकॉर्डिंग टू स्टेप्स चल रहा हूँ कि किस स्टेप की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। तो मैंने जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है या फर्स्ट जो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूंगा, वो है रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले रेफरेंस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी तब उसको क्लियर करेंगे।
तो नाम से पता चल रहा है रेफरेंस पॉइंट। जैसे बेसिक, जैसे आप गांव में ही अगर इस एग्जाम्पल को लेके चलो, जैसे 11th क्लास का कोई भी बच्चा गांव में, जैसे आपका घर एक साइड में है और आप गांव के दूसरे साइड में चले जाते हो और वहाँ पे बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपको उनसे कोई काम है, ठीक है, यानी उनसे कुछ लेना है, तो आप वहाँ जाके कहोगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, आप दे दो। तो वो सबसे पहले आपसे क्या कहेंगे, भैया मैं आपको नहीं जानता। आप उसके लिए क्या होगे, अननोन होगे। मे बी, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के साथ ऐसा ही होगा, मान लिया आपको वो नहीं जानते, लेकिन फिर आपने क्या किया, अपने पापा का नाम बताया तो तुरंत जान गए। अब जो आपकी पहचान है वो किससे कर रहा है, आपके पापा से। तो आपके पापा वहाँ पे आपके लिए क्या बन गए, रेफरेंस पॉइंट। आपके पापा वहाँ पे के क्या बन गए, रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए आपके पापा कहीं बाहर रह रहे हैं, उनको भी नहीं जानते, फिर आप बताओगे अपने दादाजी का नाम, तो आपको वो किस नाम में, किससे पहचान रहे हैं, आपके दादाजी के नाम से। यानी वो जो कोई भी आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो आप पे ना करके किस पे कर रहे हैं, कि ये तो उसका लड़का है, वो बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए आपको ये चीज़ दे दी गई। तो वो आपके लिए क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट बन गया। यानी अब ये रेफरेंस पॉइंट हुआ क्या, यानी एक ऐसे आदमी का नाम लिया जो वेल नोन था, जो वेल नोन था, यानी उसको आप तो जानते ही जानते हो, आपका कोई ना कोई रिलेशन जरूर है उसके साथ, लेकिन जहां पे आप गए वहां पे भी उसको सभी जानते हैं, तो वो बन गया रेफरेंस पॉइंट। तो यहां से रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, a well known point with the help of which we tells something or maybe everything about any other object or body। यानी एक ऐसा वेल नोन पॉइंट जिसकी मदद से आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताओ, या हो सकता है सब कुछ उसी की हेल्प से आप बता दो, उसकी मदद से आप बता दो, तो वो क्या बन गया, आपका रेफरेंस पॉइंट बन गया। क्लियर, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वेल नोन पॉइंट मे बी ऑब्जेक्ट, द पॉइंट मे बी ऑब्जेक्ट। अभी क्लियर करूंगा, ये आपका इसमें लिखा है मैंने, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लिया है, तो मैं कहीं पे पॉइंट बोल रहा हूँ, कहीं पे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो बताऊंगा अभी आपको। तो एक वेल नोन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी डिस्क्राइब और टेल्स अबाउट समथिंग और मे बी एवरीथिंग अबाउट एनी अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। देखिए बिल्कुल कंसंट्रेशन से वीडियो को देखते जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, क्योंकि जो 11th क्लास की फिजिक्स है वो केवल एक ही नाम से हार्ड है, वो इसलिए कि जो बच्चे 10th पास आउट करके 11th में आते हैं वो ये सोच लेते हैं कि अब तो थोड़े दिन मजे कर लेते हैं, अब तो पढ़ के आएंगे 12th में फिर पढ़ लेंगे, केवल उनके लिए ये हार्ड बन जाती है। और जिस बच्चे ने कंसंट्रेशन से 11th क्लास की फिजिक्स को पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, तो ये जैसे गांव में आपने सुना होगा कि ये चीज़ के बारे में आपको नहीं पता, चलो कोई नहीं, फिर वो कहते हैं चलो कोई नहीं मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, इसके बारे में मोटा मोटा बता देता हूँ। तो ये फिजिक्स का वो मोटा मोटा पार्ट है जो आप सभी करके देख सकते हो, आपकी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। यानी ये कह सकते हो मोस्ट ऑफ द चैप्टर इन द फिजिक्स ऑफ 11th क्लास आर मोटा मोटी फिजिक्स, यानी मोटी मोटी फिजिक्स है, बहुत अच्छी फिजिक्स है जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, सभी जो भी हम पढ़ाएंगे उसको अप्लाई करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका पार्ट है ये फिजिक्स का, लेकिन कंसंट्रेशन से लगातार रेगुलर आपको वीडियोस को वॉच करके और साथ साथ नोटबुक में नोट करना। ऐसा नहीं है आराम से बैठ के वीडियो देखा काम खत्म। देखिए मैं कम से कम मान के चलिए 40 टाइम्स 11th क्लास का सिलेबस पढ़ा चुका हूँ,
फिर भी मैं कभी भी बिना एक बार बुक में इन टॉपिक्स के ऊपर नज़र मारे कभी नहीं पढ़ाता। क्यों? और बच्चे क्या सोचते, कई बच्चों से मैं कहता हूँ कि आपने नोट क्यों नहीं किया, बोला सर मेरे को सारा आता है, चाहे पूछ लो। और अब तो आता है, लेकिन 2 या 3 महीने बाद वो इतना ही भूल भी जाओगे जितना बाहर है, जब तक आप उसको नोट नहीं करोगे। हाँ ये है कि अब जो चीज़ 1 घंटे में याद हो रही है वो 5 मिनट में याद हो जाएगी, अगर आप साथ साथ नोट करोगे उसको समझ के। तो अप्लाई जिसने करना सीख लिया वो कभी नहीं भूलता, लेकिन नोट फिर भी करना पड़ेगा आपको। तो ये कोई बहाना नहीं है कि मेरे पास ये बुक नहीं है, मेरे पास वो बुक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास कोई भी बुक हो, इट डजेंट मैटर। आप जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना नोट करते जाइए। आप जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप देखोगे कि आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे किसी का कुछ भी नहीं छूटा है। क्योंकि मैं खुद ये कह रहा हूँ, मैं किसी बुक को फॉलो नहीं करता। जो टॉपिक मेरे को लगता है कि इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा दे रखा है, उसी बुक में से मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ये बहाने बनाने बंद कर दो कि मेरे पास तो ये बुक नहीं है, वो नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो सभी वो जो चैप्टर जिसका रह गया था उसको संडे वगैरह को अपना कवर कर ले। लेकिन ये न्यू चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, साथ साथ नोट करें और समझ के ही नोट करें। यानी पहले जो एक डेफिनेशन है पूरी मैंने बताई सुनी, उसके बाद नोटबुक में उसको रिवर्स करके दोबारा सुन के नोट करो। कुछ बच्चों की कैचिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि एक बार सुन के पूरी डेफिनेशन को एक बार में लिख सकते हैं, तो वो ऐसे भी लिखें चाहे। ठीक है, चलिए रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ। अब आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हम सबसे पहले इस उस वे की तरफ चलिए जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो वो है आपका काइनामेटिक्स। पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर का नाम क्या है? काइनामेटिक्स। और काइनामेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है? मोशन। तो हमें बाकी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, जो मैथ में पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़े उनसे कोई लेना देना नहीं। हम तो मोशन के रेस्पेक्ट में, मोशन के रेस्पेक्ट में या मोशन से रिलेटेड पॉइंट ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें तो इस चैप्टर में यूज करना। इस चैप्टर में क्या, फिजिक्स में 11th क्लास में कहीं पे भी यूज करोगे वो यही रहेगा जो अब डिफाइन करूंगा। तो ये माइंड से निकाल देना कि जो 11 मैथ में पढ़ा था वो अलग था, ये अलग था, है वही, लेकिन वो यूज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो हम जैसे यूज कर रहे हैं, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? मोशन के लिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई पाथ लेंथ जरूर कवर करती होगी, जिसको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी आप बोलोगे, करती है कि नहीं करती है। अब मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसके कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट का खुद का साइज ना के बराबर है। उस ऑब्जेक्ट का खुद का साइज ना के बराबर है, तो उसको हम बोल देंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक बस है, अगर आप देखो तो बहुत बड़ी है, देखने में तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो चली बॉम्बे से जयपुर पहुंच गई, उसने अप्रोक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मान लिया, कुछ भी हो वो मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने मान लिया 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब उस बस की लेंथ है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर मान लीजिए, चलो 10 मीटर मान के चल ले, 10 मीटर मैक्सिमम 10 मीटर हमने मान ली। तो मेरे को ये बताइए, कोई ये कहे 12,000 किलोमीटर मैं चल के आया हूं, लेकिन मेरी जो बस का साइज है वो उसमें थोड़ा सा कम पड़ गया, तो क्या कोई ये कहेगा 11,999 वगैरह ऐसे कोई कहेगा क्या मैं इतना चल के आया हूँ? नहीं, केवल क्या कहेगा 12,000 चल के आया हूँ। तो वहां पे ये बस क्या बन जाती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाती है। यानी 12,000 किलोमीटर में से 10 मीटर सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 12,000 किलोमीटर ही रहेगा। क्लियर? तो वहां पे बस क्या बनेगी? आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई है। क्लियर? ऐसे ही आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो। अब देखिए एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि एक चिट्ठी है,
ठीक है। अगर देखा जाए तो वो चिट्ठी पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके लिए है या नहीं है, लेकिन मैं उसको बहुत बड़ी चीज बना रहा हूं, मैं उसको पॉइंट नहीं छोड़ दूंगा। कैसे? मैंने कहा मेरे पास 2 चिट्ठी हैं। कितनी? 2। अब एक में मास इतना और एक में इतना, एक में मास इतना और एक में इतना, तो 2 चिट्ठी का मास इतना है तो एक चिट्ठी के मास को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या उस मास के कंपैरिजन में चिट्ठी को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो? नहीं ले सकते भाई। टोटल जो मास था उसका हाफ हो रहा है, तो वहां पे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, एलिफेंट है। मैं ये कह रहा हूं एलिफेंट को अगर आप देखो तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। कैसे? कि इस अर्थ जो है, आपकी अर्थ है, इसका मास मैंने लिख दिया इतना है और एलिफेंट का मास है इतना। इस अर्थ के मास में से एलिफेंट के मास को सब्ट्रैक्ट करो और चाहे ऐड करो, वहां पे क्या बन गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए कहां चिट्ठी थी उसको मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं, और कहां एलिफेंट उसको मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहे हैं कि हम इनको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। तो जनरली आपके पास जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी एक कॉमन स्टेटमेंट, कॉमन डेफिनेशन निकल के ये आ रही है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द डायमेंशन or any other measurements are negligible with any other comparing object। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को, या और कोई मेजरमेंट भी हो सकता है, मास वगैरह, वैसे डायमेंशन में सारी चीज आ जाती है कि डायमेंशंस को अगर मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के साथ कंपेयर कर रहा हूं और जिसको कंपेयर कर रहा हूं उसके डायमेंशन उसके सामने नेग्लिजिबल है, तो वो बन गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो वो क्या बन गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इट मींस पॉइंट ऑब्जेक्ट का साइज डिपेंड करता है किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उस पे। तो यहाँ पे फिर वापस से इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाए। ये था आपका बेसिक डेली लाइफ से रिलेटेड कि किसको पॉइंट कहें किसको ना कहें, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स के अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो काइनेमेटिक्स के अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डायमेंशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट होता है। इफ द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है रेस्ट एंड मोशन। देखिए रेस्ट और मोशन की अगर मैं बात करूं तो सभी को पता है रेस्ट एंड मोशन, सभी को पता है। फिर मैं इसको 11th क्लास तक क्यों चल के लेके आया? 6th क्लास में पता चल गया था अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उसको मैं रेस्ट में बोलता हूं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उसको मैं मोशन में बोलता हूं। क्लियर है सभी का? लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बन गई है। 11th क्लास में आपको इसकी डिटेल्ड स्टडी पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए मैंने रेस्ट और मोशन, आपके पास जो बुक होगी कोई भी बुक हो, सबसे पहला मोशन डिफाइन मिलेगा आपको, मोशन को डिफाइन करेंगे। क्यों? क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स रिलेटेड टू मोशन, इसलिए किसको डिफाइन करते हैं? मोशन को। लेकिन मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज कर देगा उसमें रेफरेंस पॉइंट। अगर वही नहीं पता तो आप मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है इसको कैसे बताओगे? तो देखिए इस चैप्टर में हो सकता है कि आपके पास जो भी बुक हो उसमें रेस्ट का नाम ही ना मिले, क्योंकि हम पढ़ी क्या रहे हैं? काइनेमेटिक्स। चैप्टर का नाम ही क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये केवल नॉलेज के लिए रेस्ट नोट कीजिए। रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डजंट changes its position with passage of time with respect to reference point। with respect to reference point नोट कर लीजिए। ये रेफरेंस पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा
तो मैं इस डेफिनेशन को कभी भी ठीक नहीं करूंगा। जब भी कभी आपसे पूछी गई, अगर किसी ने रेफरेंस पॉइंट का नाम नहीं लिया तो मैं उसको गलत मानता हूँ। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि गलत ही होती है, क्यों होती है। चलिए अब मैं बात करता हूं मोशन की। तो रेस्ट के एग्जांपल बता दोगे? देखिए, ट्रीज आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कोई भी चीज प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में ये जो ट्रीज वगैरह हैं ये किस में है? रेस्ट में है। लेकिन क्या ये ट्री मोशन में भी है? फिर जरूरत पड़ेगी ना रेफरेंस पॉइंट की। ट्री मोशन में है, मैं ये कह रहा हूं कि हम सब जहां पे भी बैठे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं आराम से, अब भी हम मोशन में है कि नहीं है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो हम उसके साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, तो हम तो मोशन में हुए। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? थिंग्स आउटसाइड द अर्थ, जो थिंग्स अर्थ के बाहर हैं उनके रेस्पेक्ट में हम किस में हैं? मोशन में। ठीक है, तो अब बात करता हूं मैं मोशन की। An object is said to be in motion if it changes its position with passage of time with respect to reference point. क्लियर? नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए। कोई भी मूविंग बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज, चलती हुई, ये जरूर है बस, केवल बस मत लिख देना, मूविंग लिखना बहुत जरूरी है। मूविंग बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज। ठीक है, ऐसे ही करके आप बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आया था 11th क्लास में, जो केवीएस का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया था कि क्या एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी और मोशन में भी हो सकता है? कैसे पूछा गया था? इज मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म्स? क्या ये रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं या फिर एब्सोल्यूट टर्म्स हैं? अगर आपका जो आंसर है उसकी सपोर्ट कीजिए, आपका जो आंसर है उसकी सपोर्ट कीजिए। तो अब सपोर्ट करने के लिए क्या करोगे? वही रेफरेंस पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो कोई भी जो ये रेस्ट है और ये मोशन है, इनको डिफाइन करने के लिए मैंने एक टर्म यूज की बीच में, विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू मीन्स मैंने इसको किसी के साथ रिलेट कर दिया, तो डेफिनेटली रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं। और ये चीज भी क्लियर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके मोशन का तब तक हमें पता नहीं चलेगा जब तक उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरी चीज रेस्ट में ना हो। या फॉर एग्जाम्पल, हम सब बैठे एक रूम में, हम सारे के सारे मोशन में, क्या हमें पता चल रहा है? नहीं चल रहा ना। तो इसलिए अब किसका सहारा लेते हैं हम? सन का। वहां से हम बता देते हैं कि हाँ हम मोशन में हैं। ऐसे ही आपके पास ये क्वेश्चन है, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं बात करता हूं कि इसको क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए अपने आंसर को। वो कैसे करोगे? ये प्रूव करके कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी, बट कंडीशन इज अप्लाइड। कंडीशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स। यानी एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है, लेकिन अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन दोनों में कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर? यस, द ऑब्जेक्ट इज in rest as well as in motion at a single instant of time or same instant of time, but with respect to different reference points. For example, passengers which are sitting on a moving bus are in rest with respect to each other, but in motion with respect to things outside the bus.
और थिंग्स आउटसाइड द बस भी कैसी होनी चाहिए, स्टैटिक। तो आप क्या करोगे, थिंग्स लाइक ट्रीज आउटसाइड द बस। क्लियर। रेस्ट और मोशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको मेरी तरफ से मैंने अपना जितना हो सकता था क्लियर करने की कोशिश की है। कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगी हो तो आप मेरे से शेयर जरूर करें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि मैं और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये समझाने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, तो हुआ तो थोड़ा ही है, लेकिन लेक्चर की जो लेंथ है, टाइम है, वो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ तक आपको ये करना है, नोट कर लेनी है 2 4 5 जो भी डेफिनेशंस आपकी हुई हैं विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, और एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर सभी को मेरे से देना है। वो टास्क ये है कि मेरे पास या आप सभी के पास घर में वॉल क्लॉक तो है, दीवार घड़ी जिसको बोलते हैं, वो एक दिन क्या हुई कि गिर गई। गिरने से, ध्यान दीजिए, गिरने से सबसे पहले टूट गया गिलास। गिलास के बाद उसमें आती है सेकंड हैंड, यानी सेकंड वाली सुई जिसको बोलते हैं, वो टूट गई, बिल्कुल खत्म होगी। उसके बाद आती है मिनट हैंड, वो भी टूट गई, केवल बच गई हावर हैंड्स। केवल क्या बच गई, हावर हैंड बच गई, केवल एक नीडल बची, हावर हैंड। एंड ऑल्सो द नंबर ऑन द क्लॉक, यानी जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो भी खत्म हो गए। बस जैसे वो हमारी अजम्पशन है, मैं तो केवल ये मान के चल रहा हूँ कि हट गए नंबर, किसी भी तरह से हटे हो, चाहे नंबर नहीं है। तो इमेजिन कीजिए कुछ ऐसा है हमारे पास, ऐसे एक गोल सा कोई डायग्राम है और उसमें ये केवल और केवल एक नीडल बची है, वो भी कौन सी, हावर हैंड, जो अपना एक रोटेशन कंप्लीट कितनी देर में करती है, 24 आवर्स में। ठीक है, ये 12 आवर्स में एक रोटेशन अपना पूरा कर लेती है। तो अब देखिए, आपसे जो टास्क है वो ये दी गई कि ऐसी घड़ी है मेरे पास, आप इस घड़ी को केवल 3 सेकंड तक देखिए, इस क्लॉक को केवल 3 सेकंड तक देखिए और मेरे को ये बताइए, द नीडल ऑफ दिस क्लॉक इज इन रेस्ट और इन मोशन। क्या इस नीडल की, सॉरी, इस क्लॉक की नीडल रेस्ट में है या मोशन में? केवल 3 सेकंड में आपको ये सोच के बताना है। कैसे बता पाओगे ये आंसर मेरे को, चाहे आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं और चाहे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, लेकिन रीज़न आप सभी को देने की कोशिश करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।